हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा कर रहे हैं आपके जेट 2025 की जो मैराथन क्लासेज का जो शेड्यूल है, उसमें आज के इस सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा, यकीन करूंगा कि सेशन आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ उनसे संबंधित क्या क्या बातें हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आपके कुछ सवालों पर, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो उनको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत। जुड़े विद्यार्थियों में जेट का फूफा अपने साथ जुड़ चुका है। तो जब फूफा जेट का जुड़ गया है तो फिर जेट में तो कोई बाकी विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। सईराम भाटी जी, अदिति शेखावत जी, जोक्स दुनिया 2.0 है, जहांगीर साहब अपने साथ जुड़ चुके हैं, रौनक राठी, हीरो सचिन जुड़ चुका है, आरती सैनी जी अपने साथ है, नमस्ते बेटा, रौनक, दीपक कुमार जी हैं, सईराम भाटी, टार्जन द वंडर कार जुड़ चुके हैं अपने साथ, जितेंद्र मेघवंशी जी, राजवीर जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। ड्रेस कोड में पजामा और सिंपल बुरसेट, सिंपल बाजू वाली पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल पहन करके जा सकते हो आप। हरिओम मीना जी, राहुल, राम राम बेटा, जितेंद्र जी, सभी विद्यार्थी इस समय जो लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार पुनः राम राम। तो आइएगा आज के इस सेशन को लेकर के हम बात करते हैं, आज की आप सभी विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। जेट 2025 इस मैराथन क्लास में 22, 23 और 24 को कौन कौन से सवाल जो हमारे काम के रहे उस पर हम बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या अब अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो ज़्यादा और भी चिंता नहीं होंगी क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर हैं और गेंद चाहे ऑफ स्टंप पर आए चाहे योग कर आए, गेंद सीधी बाउंड्री पर जाकर के रुकेगी। सभी का स्वागत। वैभव चौहान जी, मुस्कान, सुमन, सेक्शन ऑफिसर बूंदी जी, राम राम बेटा। तो आइएगा बेटा, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन के कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। सवालों पर चर्चा से पहले इस क्यूआर कोड को आप सभी स्कैन कर लें और इस क्यूआर कोड में जो जो डिटेल्स मांगी गई है वो फिल करें। और जेट का एग्जाम से पहले एग्जाम देना नहीं भूलना है, आपको ये ध्यान रखना आपको। बिल्कुल बिल्कुल राजवीर जी। तो हम जेट एग्रोनॉमी के कुछ सवाल अपने साथ 2024 को लेकर के चर्चा करते, कैसे सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, सवाल है आपके स्क्रीन पर, पौधे के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? जे सेम्स, टी.डी. शाउसर, ए.एल. शोमर और सिबिल लिपमैन और के वेरिंगटन। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई सवाल आने वाला है। दीपू जी नमस्ते। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो लिपमैन ने, जिसको कह सकते हैं आपके, इसके बारे में बताया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आइएगा अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है जीरे की, धनिये की, पपीते की, कसूरी मेथी की। तो यहाँ पर ध्यान रखना, GC वाली वैरायटीज किसकी होती है? GC जीरा, GC जीरा, C4 क्यूमिन होता है, ठीक है। देखिएगा, एक होता है RMG, RMG का मतलब होता है मूंग, और एक होता है GM, M का मतलब G फॉर ग्रीन, मूंग। तो यहाँ पर ये भी मूंग की होती है। आपको RMO की वैरायटी दिखे तो वो मोट की होती है, RT की दिखे तो वो तिल की होती है, अगर RMT दिखे तो वो मेथी की होती है, वो मेथी की होती है, अगर RCR दिखे तो वो धनिये की होती है, ठीक है, धनिया। अगर RF दिखे तो वो फेनल, सौंफ की होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको दिखाई दे पूसा, तो पूसा लगी हुई वैरायटीज आपको धान में, अगर आपको दिखाई दे HD, आपको दिखाई दे PBW, आपको दिखाई दे राज, तो ये किस्म आपको गेहूं में दिखाई देती है। WH वाली वैरायटीज आपको गेहूं में दिखाई देती है, RD वाली वैरायटी जौ में दिखाई देती है, GNG वाली वैरायटी आपको किस में दिखाई देती है? गंवार में दिखाई देती है, गंवार में, सॉरी चने में दिखाई देती है। GNG वाली वैरायटी चने में दिखाई देती है, ग्राम, ग्राम, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें
तो आरजीसी वाली वैरायटी गंवार में आती है। जीजी वाली वैरायटी दिखाई दे तो वो किस में आती है, मूंगफली में आती है। अगर आपको एचबी वाली वैरायटी दिखाई दे या एचएचबी दिखाई दे या आपको आरएचबी दिखाई दे या जीएचबी दिखाई दे तो ये वैरायटी आती है किसमें, बाजरे में। ठीक है, आपको सीएसबी दिखाई दे तो ये किस में आती है, जवार में आती है। अगर आपको गंगा दिखाई दे तो ये किस में आ जाती है, ये मक्का में आती है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इंग्लिश नाम जरूर ध्यान रखना है आपको। तो ये हमें ध्यान रखना। अब तो GC4 महत्वपूर्ण वैरायटी किसकी, जीरे की वैरायटी है। ये ध्यान रखना आपको, GC4 जीरे की, जीरा क्यूमिन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये शॉर्ट नाम आपको ध्यान रखना, आपको इसका ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा, MPMH 17 का लोकप्रिय क्रॉस, MPMH 17 किसकी किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। सर एक बार पिछले वाला बोरोन की खोज, वेरिंगटन ही तो बताया अपन ने, वेरिंगटन ही तो बताया ना, बोरोन, बोरोन, वेरिंगटन, वेरिंगटन, वेरिंगटन ही तो बताया ना। हाँ हाँ, वेरिंगटन। तो MPMH 17 हो, MPMH 21 हो, तो ये किसकी है, बाजरे की। बाजरे को क्या कहते हैं, बाजरे को कहा जाता है गरीब की रोटी। क्या कह देते हो इसे, गरीब की रोटी कह देते हो। अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन इसी में है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है। नमस्ते गोविंद बावरी जी। बाजरे में अगर आप बात करोगे तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक वसा अनाजों में क्या होती है, अनाजों में इसमें सर्वाधिक वसा है। अनाजों के अंतर्गत इसमें सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक वसा और सर्वाधिक खनिज लवण। तो इसमें सर्वाधिक मिनरल्स भी आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना। जवार को क्या कह देते हो, मोटे अनाजों का राजा कह देते हो, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा कह देते हैं। और इसके ज़्यादा खाने की वजह से क्या हो जाता है, पैलाग्रा रोग हो जाता है। और पैलाग्रा रोग जो होता है ये विशेष रूप से B3 की क्या होती है, B3 की कमी के कारण होता है। मक्का को क्या कहते हैं, मक्का को कहते हैं आपके अनाजों की रानी। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहा जाता है अनाजों की रानी कहते हैं। इसे आप ड्रोसोफिला क्रॉप भी कहते हैं। क्या कह देते हैं बेटा इसे ड्रोसोफिला फसल भी कह देते हैं, इसे अद्भुत क्रॉप भी कहते हैं। और अनाजों में सर्वाधिक उत्पादकता, अनाजों में सर्वाधिक उत्पादकता। और भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में अगर उत्पादन देखोगे, चलो मैं भारत में 2023 और 24 के अनुसार बता देता हूँ आपको, ये ध्यान रखना। 2023 और 24 में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है, तो राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन है। और राजस्थान के साथ में ही इसका उत्पादन यूपी में दूसरे स्थान पर है। जवार के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, फिर आपके यूपी MP वगैरह। मेज के मामले में बिहार पहले स्थान पर है और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखना आपको, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। गेहूं के मामले में यूपी के बाद MP, ये ध्यान रखना। राजस्थान का इसमें 5वां स्थान है, राजस्थान 5वां स्थान आपको दिखाई देगा। राजस्थान गेहूं और जौ में दोनों में ही पहले स्थान पर है। गेहूं और जौ इन दोनों में राजस्थान क्या है आपके, सॉरी, बाजरा और जौ, तो बाजरा और जौ दोनों में ही राजस्थान क्या है आपके पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना। और यूपी दोनों में दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान क्या है, इनमें पहले स्थान पर है। करंट डाटा है बिल्कुल 23 और 24 का, ठीक है, करंट डाटा है। सर पिछले 1 नंबर क्वेश्चन में वापस देखो, क्या गड़बड़ हुई कि कुछ एक में, अच्छा स्लिप में, अच्छा ये कर दिया क्या अपन ने यार, एक मिनट, ये लिख लो आपके
वेरिंगटन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, के वेरिंगटन। 2 नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ये शॉर्ट नाम है। 1 बीघा में 800 ग्राम डाल दो आप, 800 ग्राम के आसपास, जोक्स की दुनिया 800-900। ठीक है, नाइट्रोजन की डी शाउसर। ठीक है, आगे देखो, यहां पर देखो एक सवाल है, जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किसी एक सूत्र के माध्यम से की जाती है। इवोपोट्रांसपायरेशन, Al WSO ET Al माइनस WSO ET माइनस। तो आपको बताना कौन सा है। वाटर रिक्वायरमेंट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो बताइएगा, बता दिया इससे पहले वाले सेशन में क्या क्या लेकर के जाना है। तो जल की आवश्यक गणना के लिए एक जलमांग का दूसरा फॉर्मूला है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक जो दूसरा फॉर्मूला है उस पर भी अपन बात करेंगे। इसका जवाब दे दो आप। ठीक है, अब ये तो इन्होंने सीधा कैलकुलेट किया है, इस पर हम बात करेंगे आगे। देखो, एक जलमांग क्या होता है, ये जलमांग का जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा। हम एक बार बात करें जलमांग की, इसे वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट बराबर इवोपोट्रांसपायरेशन, ठीक है, कितना है, प्लस इफेक्टिव रेनफॉल कितनी, और एस कितना। एस का मतलब होता है, यहाँ पर WSO लिखा है, इसका मतलब होता है हमारे सोइल में कितना पानी अवेलेबल है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है सर, जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में आया है, तो नजदीक है वहां से, 48 बैन है। यहां पर देखो, ये एक तो ये फॉर्मूला बनता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि इरिगेशन कितनी देनी है, तो WR वाटर रिक्वायरमेंट माइनस ET प्लस S कर देते हैं। एक जलमांग और होता है, एक जलमांग में हम क्या कहते हैं कि साहब ET भी हो गया, इवोपोट्रांसपायरेशन हो गया, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है उसकी, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी आ जाती है, और वाटर लॉस जो होता है, वाटर लॉस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ET, इसमें उसका आपके कम्युलेटिव जो वाटर है वो आपके आ गया, साथ में सोइल में जो वाटर है वो सारा का सारा इस वाटर रिक्वायरमेंट के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला इन्होंने कहां से उठाया, ये फॉर्मूला उठाया आपके, अगर देखेंगे तो ये उठाया है आपके ICAR की जो बुक है ना, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, वहां से इन्होंने ये फॉर्मूला उठाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या इसका राइट आंसर, ये रहा ET AL WSO। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, ये भी ये रहा, ये सिर्फ कंप्यूटर का अपने टाइपिंग एरर है। ठीक है, इसमें एक में प्लस माइनस का इश्यू है आपके। अगला देखो, गन्ने की अर्धसाली फसल कितने महीने में तैयार हो जाती है। फरवरी मार्च में, अप्रैल मई में, जुलाई अगस्त में, नवंबर और दिसंबर में। द हाफ ईयरली क्रॉप ऑफ शुगर कैन इज हार्वेस्टेड इन मंथ। आपको बताना है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि गन्ने की अर्धसाली फसल कितने महीने में, कौन से महीने में काटी जाती है। ठीक है, तो हाफ ईयरली, इसका मतलब अर्धसाली का मतलब ये होता है कि 18 महीने, ये ध्यान रखना। अब इसकी बुआई जो होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। बुआई कब होती है इसकी, वर्षा ऋतु में। तो इसको वर्षा ऋतु में इसकी बुआई होती है। खालिस्तान महीने में तो आपके फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर। तो हाफ ईयरली क्रॉप शुगर कैन इज हार्वेस्टेड। अब इंग्लिश में हार्वेस्टेड लिख रखा है, ये ध्यान रखना। अब हो सकता है ये कंप्यूटर एरर लगे मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि यहां पर हार्वेस्टेड लिखा है और यहां पर है
गन्ने की अर्धशाली फसल खालिस्तान महीने में जाती है। तो अगर बुआई पूछे, ठीक है, बुआई पूछता है कि कब बोया जाता है, तो बुआई के सेंस में तो ध्यान रखना जुलाई और अगस्त, और अगर कटाई की बात करता है तो कटाई में आता है नवंबर और दिसंबर, वर्ष आपके इसका ध्यान रखना आपको। लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर शायद ये सोइंग की बात कर रहा होगा, इसलिए मैं जुलाई और अगस्त कर रहा हूं, ये ध्यान आप सभी याद रखना इसको, ठीक है। नमस्ते चिराग, नमस्ते। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, सक्रिय पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार का विशिष्ट उदाहरण है। देखो सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं ना, वो सामान्यतः एक बीजपत्री होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ऑफलाइन आपके जयपुर और जोधपुर, तो सक्रिय पत्ती वाले क्या होते हैं आपके एक बीजपत्री। लेकिन यहां पर देखो गड़बड़ हो सकती है, सक्रिय पत्ती वाले। अब आपको मैं पहले सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार लिखा देता हूं। सक्रिय पत्ती में देखो गेहूं सा फेलेरिस माइनर, ठीक है, क्या है फेलेरिस माइनर। अब ये भी ध्यान रखना ये एक बीजपत्री है, ये एक बीजपत्री। इसके बाद देखो गेहूंसा के बाद में जई, चाहे वो जंगली जई हो या कोई सी भी हो, तो यहां पर मैं जंगली जई का ही नाम लिख रहा हूं, एविना फेटवा। तो इसमें भी कैसा होता है, ये एक बीजपत्री ही होती है। जैसे दूब घास है, अब दूब घास की बात करोगे तो क्या है, साइनाडोन डेक्टाइलोन, साइनाडोन डेक्टाइलोन। तो ये भी कैसा है, ये भी एक बीजपत्री है। मोथा, मोथा अगर आप देखोगे तो साइप्रस रोडेंटस, इसको सीज ग्रास भी कहते हैं। मोथे को क्या कहते हैं, तो साइप्रस रोडेंटस, ये भी एक बीजपत्री है। मोथा को ध्यान रखना, मोथा को सीज ग्रास भी कहते हैं। मोथा को क्या कह देते हैं, मोथा को याद रखना सीज ग्रास भी कहते हैं, मोथा को सीज ग्रास, ये इंपॉर्टेंट है। मोथे को क्या कहते हैं, सीज ग्रास भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्या है, सक्रिय पत्ती वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे सक्रिय पत्ती वाले एक बीजपत्री। तो यहां पर देखो चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम क्या है, तो चौड़ी पत्ती है। तो यहां पर क्या है, ये चौड़ी पत्ती है, जबकि सवाल ने पूछा सक्रिय पत्ती, तो ये भी हो गया यार, ये सारे एक बीजपत्री है। सर्पगुल्ला आर्वेंसिस, सर्पगुल्ला आर्वेंसिस है, ये ध्यान रखना आपको। सल्फ आपके क्या है, सर्पगुल्ला आर्वेंसिस। नमस्ते जी, नमस्ते गोस्वामी क्लासेज बाराबंकी से जुड़े, राम राम। तो सर्पगुल्ला आर्वेंसिस सक्रिय पत्ती भी है और कैसा है, द्विबीजपत्री भी है। तो यहां पर क्या है, इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये वाला डी इसका सही है। अगला देखो, यदि मृदा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 है, डेसी साइमंस, पीएच 8.5 से ज्यादा है और ईएसपी 15 से ज्यादा है, तो सही उत्तर का चयन करना है। फिर पूछेगा सवाल इस बार, फिर पूछेगा इस बार सवाल लवणीय, आपको पता है कि लवणीय, आपको पता है क्षारीय, और आपको पता है लवणीय क्षारीय। आपके तीन ही चीज पूछता है इसमें। तो एक तो होती है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लवणीय में 4 से ज्यादा, क्षारीय में 4 से कम, लवणीय क्षारीय में ज्यादा। दूसरा पूछता है पीएच, पीएच कितना होता है, तो 8.5 से कम होता है, और यहाँ 8.5 से ज्यादा और 8.5 से ज्यादा। एक पूछता कि सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना, ईएसपी, तो ये बिलो 15 है, ये अबोव 15 है, और ये अबोव 15 है। तो ईसी 4 से कम है, बाकी दोनों चीजें ज्यादा हैं। तो ये वाला विकल्प जो है आपके पास है क्षारीय मृदाओं का, ठीक है, इसे कहते हैं एल्केलाइन सोइल। इस पेज से एक सवाल पूछेगा आपसे, कुछ और चीजें देखो, इस पेज से एक सवाल पूछेगा, ठीक है। ये जो पेज है ना, इस पेज से आपको क्या मिल सकता है, एग्जाम में सवाल मिलेगा। देखिएगा यहां पर लवणीय जो मृदाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सफेद ऊसर। और किसने कहा, तो है आपके हिलगार्ड है, उसने कहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि लवणीय मृदाओं में सुधार, तो लवणीय मृदाओं में क्या होता है, लीचिंग बहुत अच्छा माना जाता है। क्षारीय मृदाओं को क्या कहा गया, इसे कहा गया
ब्लेक ऊसर, और किसने कहा? हिलगार्ड ने। और इसका सुधार किससे किया जाता है? सबसे अच्छा सुधार होता है इसका जिप्सम से। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। अब यहां पर देखो जिप्सम का प्रयोग कब करना चाहिए? तो बरसात से पहले, इस समय बहुत अच्छा टाइम है, ये ध्यान रखना आपको। यहां अगर देखोगे जिप्सम में, तो इसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है जिप्सम में, वो आपको दिखाई देगी कितनी? 23.2। अगर H2O है तो 23.2 और विदाउट H2O है तो 29.2। इसमें सल्फर 18.5%, लवणीय क्षारीय। अब यहां पर एक और चीज देखो, ढेंचा। ढेंचा क्या है? मृदा सुधारक है, ये ध्यान रखना है आपको। मृदा सुधारक फसल है ढेंचा। इसके साथ ही अगर आप देखिए, एक सवाल पूछ ले आपसे कि अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, चूनेदार पदार्थों का, चूनेदार पदार्थों का। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशक है? चौड़ी पत्ती वालों को खत्म कर देता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशक है? ये ध्यान रखना आपको। सर मेरा एडमिट कार्ड निकाल दो। क्या दिक्कत हो रही है रिंकू कंवर जी? क्यों नहीं निकल रहा है एडमिट कार्ड में? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, यहां पर देखो आपके फिनोक्सीप्रोप एथिल, डाइक्लोफोप मिथाइल, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, ए और बी दोनों। तो यहां पर जो यूज लिया था वो यूज लिया था मेट सल्फ्यूरोन। तो जो मेट सल्फ्यूरोन जो मिथाइल है वो किसके लिए? चौड़ी पत्ती वालों के लिए, क्योंकि यहां पर 2,4-D नहीं है, तो मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल। हाँ बिल्कुल, जोक्स की दुनिया 2.0 वो अपने साथी हैं। तो आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? बताइएगा। लोबिया, बरसीम, जवार, मक्का, सोयाबीन, गवार, कुल्थी दाल और सन हेम्प। व्हाट आर द नॉन लेग्यूम फोडर्स कॉमनली फीड टू कैटल? काउपी, बरसीम, शोरगम, मेज, सोयाबीन, गवार, हॉर्स ग्राम और सन हेम्प। हॉर्स ग्राम क्या होता है? कुल्थी होता है, चना नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि किसे हॉर्स ग्राम कहते तो क्या बताओगे? कुल्थी पहली चीज। आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों वाला, देखो क्रॉप्स को दो चीजों में देखते हैं, एक होता है लेग्यूम। लेग्यूम में कौन सी आती है? जैसे रिजका भी लेग्यूम है आपके पास, बरसीम भी क्या है? लेग्यूम है, मूंग भी लेग्यूम है, मोठ भी लेग्यूम है, उड़द भी लेग्यूम है, सोयाबीन भी लेग्यूम है, मूंगफली भी लेग्यूम है, गंवार भी क्या है? लेग्यूम है। इसका मतलब क्या है? ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है। एक होता है नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम। अब यहां पर देखो लोबिया लेग्यूम में आती है, लोबिया। ठीक है, बरसीम लेग्यूम में आती है। सोयाबीन और आपके जवार और मक्का ये किस में आती है? ग्रेमिनी फैमिली में आती है। देखिएगा, सोयाबीन इधर है, गंवार भी इधर है, कुल्थी भी इधर है, सन हेम्प। ठीक है, अब सन हेम्प सनई कंपोजिटिव फैमिली की होती है। ठीक है, सन हेम्प क्या होती है? सनई, सन हेम्प सनई। और ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, सन हेम्प। और एक होता है आपके पास कुसुम, ये तो सन हेम्प सनई है। ठीक है, और एक है कुसुम, तो ये तो क्रोटोलेरिया जूनचिया है आपके। गैर फली का मतलब है जिस पर फली नहीं आती, इनमें सब पर फली आती है। इनका फल प्रकार फली होता है, इनका फल प्रकार फली होता है, सनई। अब सनई को क्या कहते हैं हम? क्रोटोलेरिया जूनसिया, क्रोटोलेरिया जूनसिया, ये ध्यान रखना अब आपको। लेकिन एक होता है कुसुम, कुसुम में ऑयल पाया जाता है 30 से 35% या 32 से 35% ऑयल होता है इसमें।
और कुसुम को कहते हैं कार्थेमस टिंक्टोरियस। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं कार्थेमस टिंक्टोरियस। टिंक्टोरियस, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या है? राइट आंसर इसका बी है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी। टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर जयपुर है। बस स्टैंड के आपके बस स्टैंड के पीछे है, चोमपुलिया से पहले आ जाएगा। सर सीयूटी यूजी में 526 नंबर आ रहे हैं, एमपीयूटी मिल जाएगी। अरे तो पीहू जी क्या करोगे? एमपीयूटी का अचार डालोगे 526 में? जब आपको 526 में एससी कैटेगरी में बीएचयू मिल जाएगा, आईएआरआई मिल जाएगा, तो फिर अचार डालोगे क्या इसका? एमपीयूटी का क्या करोगे? एमपीयूटी में राजस्थान के हो तो आपको स्कॉलरशिप वैसे नहीं मिलेगी फिर एमपीयूटी में। एक और चीज है आज के टाइम में, जिसको अच्छा मिल रहा हो ना वो अच्छों को नहीं ग्रहण करेगा। जब आपको 500 और कुछ नंबर बता रहे हो पीयू जी, आप मुझे ये बताओ, आप 500 समथिंग नंबर बता रहे, कितने बता रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आया, एक बार वो शायद मैं देखो आपके नंबर कितने बता रहे हैं। देखो एक बार बात सुनना आप बेटा, ये पीयू है अपने और अपने विद्यार्थी हैं। अब पीहू जी के नंबर आ रहे 526, किस में से? 750 में से, ठीक है, एससी कैटेगरी में। अब इनको बताओ आईएआरआई मिल रही है, मेरे ख्याल से मिल जाएगी। इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब बताओ जब ये आपको ये दोनों मिल रही है तो एमपीयूटी का क्या करोगे? है क्या करोगे? ठीक है, तो यहां पर बेटा जब आपको ये दोनों मिल रही है तो फिर ये लो ना पहले, बाकी तो आपको मेरे ख्याल से मिल जाएगी एमपीयूटी भी लोकल, लेकिन ये अच्छी है बेटा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो गया बेटा, बी अपना राइट आंसर है। चलो अगले सवाल पर। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान NOFRI निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? NOFRI, ये ध्यान रखना आपको बेटा। विपुल कुमार जी मोबाइल नहीं है, चक्कर यही तो समस्या है। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहां पर देखो एक चीज, एक तो है आपके पास नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, NO आपके, तो ये तो है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च। एक है नेशनल ऑर्गेनिक, यहां पर नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, NCOF, ये तो है गाजियाबाद में। अब इसका आजकल नाम चेंज हो गया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फाइबर हो गया, ये नेचुरल फार्मिंग हो गया, ये भी गाजियाबाद में है, ये ध्यान। रिसर्च पूछे तो वहां पर है आपके सिक्किम में। यहां पर देखो एक आती है आपके सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CFQCTI, ये कहां है? तो ये फरीदाबाद में है, ये फरीदाबाद में है। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये फरीदाबाद में, ध्यान रखना आपको। तो यहां पर ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में। और एक और चीज होगा आपको ध्यान में कि सिक्किम हमारा पहला राज्य है जैविक खेती का, ठीक है। तो प्रथम जैविक राज्य या पूर्ण जैविक राज्य कैसे? प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है ये आपका, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है। राजस्थान में डूंगरपुर है, हाँ। NC नहीं आता, अरे किरण जोशी जी, NCROF नहीं है, NOFRI, नोफ्री, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये ध्यान 2016 में। संस्थान को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ये देखो पूछ लिया। डबल क्रॉस तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? DF जोन्स के द्वारा, ईस्ट और शल के द्वारा, HC सेल्समैन और हरलान और पोप। डबल क्रॉस टेक्निक वाज गिवन बाय, एक सिंगल क्रॉस टेक्निक है, एक डबल क्रॉस टेक्निक है। देखो सिंगल क्रॉस पूछ ले
तो सिंगल में क्या होता है, सिंगल में एक ही होता है, सिंगल क्रॉस में नाम सिंगल है लेकिन व्यक्ति दो हैं। कौन कौन से, एक तो इष्ट है और एक शल है। जबकि डबल क्रॉस में क्या है, डबल क्रॉस में नाम तो डबल है लेकिन व्यक्ति सिंगल ही है। कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, जोन्स। तो यहां पर ये रहा डबल क्रॉस में एक ही नाम वाला व्यक्ति है, डीएफ जोन्स। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है डबल क्रॉस का, तो ये ध्यान रखना, संकर मक्का के विकास में किया जाता है, संकर मक्का के विकास में। अब एक और चीज ध्यान रखना, आप सभी विद्यार्थी मक्का का वर्गीकरण जरूर पढ़ करके जाना, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी मक्का का वर्गीकरण पढ़ करके जाना। मक्का वर्गीकरण, सर मक्का का वर्गीकरण कौन सा, अरे मक्का का वर्गीकरण वही, कौन सा, पॉपकॉर्न, क्या कहते हो, एवर्टा कहते हो ना, ठीक है। पॉडकॉर्न आपने सुना होगा, ट्यूनिकाटा, ठीक है, ट्यूनिकाटा। फ्लिंट कॉर्न आपने सुना होगा, ठीक है, फ्लिंट कॉर्न आपने सुना होगा। डेंट कॉर्न आपने सुना होगा। सॉफ्ट कॉर्न आपने सुना होगा। स्वीट कॉर्न, वो वही पढ़ करके जाना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस बार मिल जाएगी पंकज जी बटार IARI, इसलिए मिल जाएगी, एक तो 50% ही है कैंडिडेट, 50 से भी बिलो है पर जेंट्स, ठीक है। और फिर 12th के जो सब्जेक्ट है वही दे सकते हैं इस बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, आधार बीज के टैग का रंग क्या है। इस बार आपके जेट की मेरिट भी कम रहेगी, CUT की मेरिट भी कम रहेगी। इस बार जेट की भी कम रहेगी, CUT की भी कम। क्यों, क्योंकि इस बार 12th में जो सब्जेक्ट है वही जेट में चूज करने हैं जो ही CUT में। यानी बायो वाला विद्यार्थी जिसकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छी थी उसने फिजिक्स छोड़ दिया और एग्रीकल्चर ले ली और एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर लेकर के आ गया। इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सुनहरा पीला रंग का जो टैग होता है ना, ये सुनहरा पीले रंग का जो टैग पाया जाता है ये प्रजनक पर पाया जाता है। हरा जो टैग होता है, हरा नहीं होता, ओपल ग्रीन जरूर होता है एक, इसको लिख देता ओपल ग्रीन, ठीक है। ये जो होता है ना, ये आपके ट्रूथफुल सीड जो होता है TFL सीड पर पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, TFL सीड पर। सफेद जो होता है वो किस पर होता है, आधार बीज पर होता है। और नीला जो होता है वो किस पर होता है, आपके जो प्रमाणित बीज होता है उस प्रमाणित बीज पर पाया जाता है। किस पर, प्रमाणित बीज पर। तो आपके यहां पर सफेद है, ये ध्यान रखना आपको। आधार बीज की संतति, तो दो चीज है, देखिएगा। आधार बीज जो होता है, इस आधार बीज की संतति एक तो है पंजीकृत बीज और इसकी एक संतति होती है प्रमाणित बीज। अगर आधार बीज की संतति पूछे तो ये दोनों, लेकिन आधार बीज किसकी संतति है, तो ये फिर है प्रजनक बीज की, ठीक है, ये है प्रजनक बीज की। तो यहां पर क्या है, इसका राइट आंसर C है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन, एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, सिट्रीकल्चर संतरा और नींबू उत्पादन, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, 500 में नहीं मिलेगी, 500 + 60, जैसे उनकी 500 सवा 500 नंबर है। यहां ध्यान रखना, ओलेरिकल्चर सब्जी सही है। एपीकल्चर जो होता है उसे कहते हैं मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर को क्या कह देते हो बेटा, मधुमक्खी पालन। मशरूम, तो मशरूम ध्यान रखना कहा, मशरूम सिटी जो आपको दिखाई देगी सोलन हिमाचल प्रदेश। विटीकल्चर अंगूर और सिट्रीकल्चर, तो यहां पर क्या है, ये वाला सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर, एपीकल्चर भी कहते हो और इसे क्या कह देते हो हम, बी कीपिंग भी कहते हैं। तो बी कीपिंग भी कह देते हैं इसे बेटा।
अच्छे से देखो आगे। पढ़ लो रे। यस बेबी, नो बेबी, ने कमेंट करने लायक ही नहीं रहोगे। जैव नियंत्रण एजेंट्स जैसे प्राकृतिक शत्रु और पैरासाइट का जो उपयोग किया जाता है वो क्या है, बताइएगा। कीटों को शारीरिक रूप से फंसाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए और रासायनिक संकेतों का उत्सर्जन, शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करना, कीटों के प्रजनन व्यवहार को बाधित करने के लिए फेरोमोन छोड़ना। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स सच एज नेचुरल एनिमीज एंड पैरासिटोइड्स आर यूज्ड टू, बताइएगा। यहां देखो, जैव नियंत्रण एजेंट्स यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासिटोइड्स का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है इनका? तो फिजिकली ट्रैप पेस्ट, कीटों को शारीरिक रूप से फंसाने के लिए। तो प्राकृतिक शत्रु हैं ये। यहां पर कीटों को आकर्षित करने के लिए और रासायनिक संकेतों का उत्सर्जन, शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करना, पैरासिटोइड्स है। तो पैरासिटोइड्स है, तो यहां पर क्या है, सी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर अब डी, कीटों के प्रजनन व्यवहार को बाधित करने के लिए फेरोमोन छोड़ना। तो यहां पर फेरोमोन जो होता है, ठीक है, फेरोमोन, तो वहां पर क्या है, जो फीमेल हार्मोन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर सी क्या है, राइट आंसर आपको दिखाई देगा। शिकार करके, तो प्राकृतिक शत्रु दूसरों को खा जाएंगे या उनके ऊपर परजीवी के ऊपर कार्य करेंगे, ठीक है। बहुत क्लोज बेस पर इनका सवाल था ये, ठीक है। अगला देखो, किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है, जिनका उपयोग रस्सियां और कपड़ा बनाने में करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, विच फाइबर क्रॉप इज कल्टीवेटेड मेनली फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फाइबर विच आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स एंड क्लॉथ। देखिएगा, हाँ, NRCOF बिल्कुल आपका किरण जी बेटा सिक्किम में है। नया पूरा नजदीक है बेटा आपके रायका बाग से। तो कपास, सनहेम्प, सनई, मूंगफली और अलसी। तो यहां पर देखो, अलसी, अलसी का प्रयोग जो किया जाता है वो किस में होता है, या तो ऑयल में होता है या फाइबर में होता है। मूंगफली एक कैसी क्रॉप है, तो ऑयल सीड क्रॉप है। सनहेम्प से रेशा जरूर प्राप्त होता है, लेकिन सनहेम्प का ज्यादातर प्रयोग आप किस में करते हो, ग्रीन मेन्योर में करते हो आपके। तो यहां पर कपास, तो कपास मुख्य रूप से आपके क्लोथ्स में, तो हमारे जो कपड़ा उद्योग है उसका मुख्य रूप से यही है, आपके आधार है। इसीलिए क्या कह देते हैं इसे, क्योप, इसे किंग ऑफ फाइबर कहते हो आप। इसे क्या कहते हो बेटा आप, इसे किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। तो राइट आंसर ए है। अगला देखो बेटा, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है। कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज लेंगे उसका संभावित नुकसान, नुकसान बताना क्या है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो नुकसान, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि थोड़ी होती है, नहीं होती। समय के साथ फसल की पैदावार में कमी होती है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है और कीट प्रतिरोध के जोखिम को कम करता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। बहुत जिसको कह सकते हैं, कैसा सवाल है, बताइएगा।
नुकसान पहुंचान जो है, नुकसान बताना सर सुपरवाइजर, एमसीक्यू कभी स्टार्ट होंगे तो हो जाएगा, बता देंगे आपको। यहां देखो, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का, हम पेस्ट्स का यूज कर रहे हैं, उसका क्या नुकसान होगा? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, समय के साथ फसल की पैदावार में कमी होगी, बिल्कुल होगी। तो जब समय के साथ पैदावार में कमी होगी, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी, सोइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी धीरे धीरे, तो ये क्या है? नुकसान ही तो है। जैव विविधता को बढ़ाएगा, जैव विविधता को बढ़ावा देना तो जैव विविधता के साथ संबंध नहीं है। कीट प्रतिरोध के जोखिम को कम होना, तो ये भी कम होगा। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ हमारे पैदावार में कमी हुई। तो पैदावार में क्या हो गई? कमी। अगला देखा, शीर्षस्थ प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज कंट्रोल्ड बाय विच प्लांट हार्मोन? किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एक होता है कंट्रोल करना और एक होता है विरोध करना। तो देखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। पीजीआर का सवाल पूछा है। एक होता है विरोध करना, एक होता है विरोध करना। यहां पर कह रहा द प्रोसेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज कंट्रोल। इसका मतलब है कि कौन से हार्मोन में एपिकल डोमिनेंस देखा जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैं एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता हूं, इसका मतलब मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं। तो यहां पर कौन से हार्मोन में? तो देखो, शीर्षस्थ प्रभाविता, तो एपिकल डोमिनेंस को प्रभावित, एपिकल डोमिनेंस किस में देखी जाती है? तो एपिकल डोमिनेंस जो देखी जाती है वो देखी जाती है बेटा किस में? ऑक्सिन में। लेकिन एपिकल डोमिनेंस का विरोध, एंटागोनिस्ट, अगर पूछता कि एपिकल डोमिनेंस एज ए एंटागोनिस्ट काम करता है, तो विरोध कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। विरोध करता है कौन बेटा? तो विरोध करता है साइटोकाइनिन। तो इसका ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छा आंसर है इसका। ठीक है, तो ऑक्सिन आपकी। अब आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सुषुप्त अवस्था कौन तोड़ता है? तो इनमें से सुषुप्त अवस्था ये रहा। तो ये सुषुप्त अवस्था को क्या करता है? ये सुषुप्त अवस्था को हटाता है, हटाने का काम करता है। ऑक्सिन जो है, आपको ये ध्यान रखना कि चार्ल्स डार्विन जो है, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही उसके बारे में बताया था, ये ध्यान रखना। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सुषुप्त अवस्था गोविंद बावरी जी मैंने बता दिया आपको। हाँ, मोटाई को बढ़ाता वो एलोंगिनेशन, ये लंबाई को बढ़ाएगा, वर्टिकल, और जिब्रेलिन हॉरिजेंटल। एफडब्ल्यू वेंट, एफडब्ल्यू वेंट तो वास्तविक खोज करता है। एफडब्ल्यू वेंट जो है ना, ये एफडब्ल्यू वेंट तो इसका जनक है, और सबसे पहले बताया इसी ने था, चार्ल्स डार्विन ने। किसमें? केंद्रीय घास में। ठीक है, जिब्रेलिन, पहला काम जिब्रेलिन का है सुषुप्त अवस्था को हटाने का। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या लैक्टिक एसिड? ये दूध वाला यहां कैसे दे दिया। चलो, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड? तो बताइएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड ऑफ कर्ड? तो आपको पता है कि यहां पर लैक्टिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। राम राम आर्यन कुमाऊ जी। तो लैक्टिक एसिड आपको दिखाई देगा। ये वाला सवाल देखो, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट करनाल, भावनगर, लखनऊ, पिलानी, राजस्थान। इसे कहते हैं CSS, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI। जब आप CSSRI की बात करेंगे
तो आपको ये ध्यान रखना है कि CSSRI के अनुसार लवणीय मृदाएं वो होती हैं जिनका पीएच मान बिलो 8.2 होता है और जिनकी EC 4 से ज्यादा होती है। इसके अनुसार क्षारीय मृदाएं वो होती है जिनका पीएच मान 8.2 से ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिमिटलेस होती है, लिमिटलेस होती है। तो करनाल में, ये करनाल वही है जहां डॉक्टर सुमित चौधरी सर रहते हैं। तो करनाल में क्या है, NDRI है। करनाल में क्या है, तो ये ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है। करनाल में क्या है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है। करनाल में क्या है, तो CSSRI है। भावनगर गुजरात, लखनऊ पिलानी, तो ये रहा आपका करनाल, आपका अपना करनाल, आपके अपने सुमित चौधरी सर का करनाल। ठीक है। सबसे ज्यादा लवणीय मृदाएं गुजरात में पाई जाती है। क्या सर जी इंडोल ब्यूटायरिक भी नेचुरल है क्या? नहीं बेटा, जाट देवता जी, IBA क्या है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन, अगर आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन, तो नेचुरल जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड ही है, ये ध्यान रखना आपको। 1923 में स्थापित हुई, 1955 में आप NDRI की बात कर रहे हो, तो यहां पर क्या है, ए सही है। ठीक है। कृष्ण कुमार कह रहे सर सुपरवाइजर में ओनली 3 पेंट वॉच में हॉर्टिकल्चर, तो बाकी क्लास भी जो फैकल्टी पढ़ाएगी आपको पढ़ाने लग जाएगी। ठीक है। लवणीय मृदाओं को तो लीचिंग का प्रयोग करते हैं, वहां पर क्षारीय के लिए चूनेदार। जेट में सर SC वालों के एक बार एग्जाम दे लो, फिर बाद में चर्चा करेंगे। यहां देखो, यूरिया के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। एक और चीज ध्यान रखना, जहां शब्द में अम्लीय, आपके जहां शब्द में अमोनिया दिखाई दे, तो अमोनियम शब्द जहां दिखाई दे, जहां NH4 आपको दिखाई दे, उसका प्रभाव मृदा पर अम्लीय होता है। जिसके साथ नाइट्रेट दिखाई दे, उसका प्रभाव क्षारीय होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, अमोनियम नाइट्रेट, तो आपसे पूछे कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रभाव, तो अमोनियम नाइट्रेट का प्रभाव अम्लीय है, लेकिन कैल्शियम साइनामाइड का प्रभाव क्षारीय है, ये ध्यान रखना। अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैसा है, उदासीन है। तो यहां पर ध्यान रखना कि इसका प्रभाव कैसा है, इसका प्रभाव आपके अम्लीय है। यूरिया में क्या पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। यूरिया क्या है, यूरिया एक सरल उर्वरक है, यूरिया एक उच्च विश्लेषक उर्वरक है। कैसा है, यूरिया एक उच्च विश्लेषक है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ए है, एसिडिक। ठीक है भाई। अगला देखो, कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है, फिक्सेशन, अमोनीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होना या नाइट्रिफिकेशन। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। हाँ बिल्कुल कीर्ति जी, बताइएगा कि कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है। फिक्सेशन होना, अमोनिफिकेशन होना, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिफिकेशन। अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का लॉस और नाइट्रोजन का ऐड होना ही होता है। नाइट्रोजन का लॉस होना, नाइट्रोजन का ऐड होना, आप ठीक है कोई नहीं, आप जा सकते हो, है ना। तो यहां पर देखो कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है, तो फिक्सेशन होना, अमोनिफिकेशन, लेकिन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं है। नाइट्रिफिकेशन तो पूरी प्रक्रिया है, इसको देखो एक बार आप। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला देखो, प्राकृतिक खाद्य रंग है, नेचुरल प्राकृतिक खाद्य रंग कौन सा? कैरोटीन, इंडिगो कार्माइन, आपके यहां पर टार्डाजीन या ब्रिलियंट ब्लू। नेचुरल खाद्य रंग बताना है, प्राकृतिक खाद्य रंग। इंडिगो कार्माइन जो है केमिकल है, इसका प्रयोग सीड की वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सर एग्जाम सेंटर पर मार्कशीट लेकर के जानी है क्या? 10th क्लास की अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है तो, आपके नाम में कोई त्रुटि है तो लेकर के जानी है। तो यहां पर देखो, कैरोटीन जो होता है, ये कैरोटीन आपके कहां से प्राप्त होता है? तो कैरोटीन गाजर से प्राप्त होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक खाद्य रंग है। ठीक है, और कैरोटीन जो होता है वो कैसा दिखाई देता है? हल्का पिंक टाइप में देखने को मिलेगा। तो यहां पर कैरोटीन ए सही है। अगला देखो बेटा, और अब आते हैं 2023। अब आपके पास 1 मिनट का समय है, किसी का कोई सवाल हो तो एक बार आप पूछ लो भाई, फिर अपन चलेंगे 2023 के पेपर की तरफ। बिल्कुल, खाद्य शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य से बना है, जिसका अर्थ भोजन होता है। ठीक है, 20-25 मीना जी आइएगा। सवाल है आपके पास, ये रहा, मिट्टी का मूल गुण होता है द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल की पोरोसिटी काउंट की जाती है 100 माइनस BD डिवाइड बाई PD इंटू 100 फॉर्मूले से काउंट की जाती है। देखिएगा, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की सबसे ज्यादा होती है, सिल्ट की इससे कम होती है, और सैंड की सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी सोइल अरेंजमेंट। प्राथमिक मृदाओं का क्या होता है? प्राथमिक मृदाओं का, ये प्राथमिक मृदा के कण जो होता है उनका व्यवस्था क्रम। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, मृदा के प्राथमिक कणों का, मृदा के प्राथमिक कणों की व्यवस्था मैनेजमेंट। अब इसमें स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, एक होती है कोल्यूमनर और एक होता है ग्रेनुलर। ग्रेनुलर सोइल जो होती है सबसे बेस्ट होती है, और ग्रेनुलर में भी आता है क्रम्बी, वो सबसे बेस्ट होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर ऑप्शन में ग्रेनुलर हो तो ग्रेनुलर सोइल जो होती है वो सबसे बेस्ट है, ग्रेनुलर सोइल। और ग्रेनुलर सोइल के साथ अगर क्रम्बी भी आ जाए तो क्रम्बी जो होती है वो सबसे बेस्ट है। ये कौन सी है? कृषि के लिए मानी जाती है। टेक्सचर किसी भी सोइल का मृदा की संरचना नहीं बल्कि मृदा की बनावट, मृदा का जो टेक्सचर है, सोइल टेक्सचर इज ए बेसिक कैरेक्टर या बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो सोइल का होता है। दिस इज ए जेनेटिक कैरेक्टर, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। राम राम प्रदीप साईं जी, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसका मूलभूत गुण है, कौन सा? टेक्सचर। पोरोसिटी मैंने बताई दी, पोरोसिटी डिपेंड्स ऑन बल्क डेंसिटी एंड पार्शियल डेंसिटी। एडमिट कार्ड सिंपल लेकर के जाना है या रंगीन? अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो तो रंगीन निकाल सकते हैं, और पैसे अगर आपके पास ठीक ठीक है तो फिर आप निकाले ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, आगे देखो, रेशों की महीनता किसके द्वारा मापी जाती है? यहां पर पूछ लिया गया कि द फिनेंस ऑफ फाइबर मेजर्ड, रेशे को किससे मापा जाता है? तो देखिएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन यानी कि जल। तो यहां अगर हम देखें, तिवारी जी कह रहे सर उत्कर्ष में एग्रीकल्चर का कोई ऐसा बैच है क्या जिसमें आप एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे? तो B1 बैच है, उसमें मैंने पढ़ाया है, और एक बैच जरूर आएगा ऐसा और जहां एग्रो और हॉर्टी दोनों देखने को मिलेगी। यहां पर देखिएगा, हाइड्रोमीटर जो होगा, हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? तो ये ध्यान रखना, जैसे जल जो तरल होता है, तरल का आपेक्षिक घनत्व है।
तो आपेक्षिक घनत्व है। एनीमोमीटर जो होता है ये हवा की गति बताता है, एनीमोमीटर हवा की गति को बताता है। एरिलियोमीटर आपका राइट है। पोरोमीटर जो है ये रंध्रों के लिए यूज होता है, तो एरिलियोमीटर। ठीक है भाई, एरिलियोमीटर। तो यहां पर सी सही है। हे चारा में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? द मॉइस्चर कंटेंट इन हे फूड शुड नॉट एक्सीड वाट परसेंटेज। ठीक है, खनिजीकरण ऑर्गेनिक कार्बन का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पोषक तत्वों का इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना। एक होता है मिनरलाइजेशन और एक होता है इमोबिलाइजेशन। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि खनिजीकरण और खनिजीकरण को कहते हैं मिनरलाइजेशन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, मिनरलाइजेशन। और एक होता है स्त्रीकरण, और स्त्रीकरण जो होता है उस स्त्रीकरण को क्या कहते हैं? स्त्रीकरण, फिक्सेशन कहते हैं स्त्रीकरण। और इसे कहते हैं बेटा इममोबिलाइजेशन, इममोबिलाइजेशन। यहां अगर देखोगे ये वाली कंडीशन है ऐसा, दो चीजें। अब यहां अगर इमोबिलाइजेशन कंडीशन में क्या है, अगर यहां पर नाइट्रोजन जो होता है वो कौन सी फॉर्म में? कार्बनिक में। तो कार्बनिक का अकार्बनिक में कन्वर्ट होना, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना क्या है? खनिजीकरण। और अगर वो अकार्बनिक है और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बनिक में, तो उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन, ये आपके इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब पूछा नमी की मात्रा कितनी, तो नमी की, हे चारे में नमी की मात्रा, तो हे जो होता है काट करके सुखाया जाता है। होलोहर्ट किसकी कमी से नहीं होता? होलोहर्ट अधिकता से होता है, नाइट्रोजन की। अब यहां देखो, हे चारे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हे में अगर आपसे पूछे तो हे में नमी वैसे तो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 12 से 14%। लेकिन यहां पर देखो नमी की मात्रा क्या है? 17 से 20 करनी पड़ेगी आपको यहां पर। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो 17 से 20। और आपसे पूछा जाए कि ड्राई पार्ट, तो ड्राई पार्ट कितना? 80 से 85%। पोटोमीटर, पोटोमीटर पोर्स, रंध्र जो होते हैं उसके व्यवहार को बताता है। अगला देखो, किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिंकल इरिगेशन भी कहते हैं? रिज एंड फर्रो, क्यारी धोरा, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर को ओवरहेड इरिगेशन कहते हो आप। क्या कहते हैं इसे? इसे आप ओवरहेड इरिगेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ओवरहेड इरिगेशन। चेक बेसिन को क्या कहते हैं? क्यारी कहते हो आप। और ड्रिप विधि जो है इसे कहते हैं टपक विधि, इसे कहते हैं आपके टपका विधि, इसे ही कह देते हैं आपके ट्रिंकल इरिगेशन। पोटोमीटर बताया ना, पोटोमीटर रंध्र, पोरोमीटर पोटोमीटर रंध्र। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन। अगला देखो, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जेठ 2025 एडमिट कार्ड तो जारी हो गए। परीक्षा से पहले अहम परीक्षा, इस क्यूआर कोड को फिल करके आप दे सकते हैं परीक्षा से पहले जेट की उत्कर्ष के साथ मिलकर के परीक्षा। और मैं आपको कहूंगा कि ये देना नहीं भूलना है आप सभी को, ये आप सभी को देना ही है एग्जाम। ठीक है, तो अगला देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर फॉर्म फिल करें। ठीक है, लाइसीमीटर जो होता है वो इवोपो ट्रांसपायरेशन के लिए। आइएगा अगला सवाल देखो, कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिकों का अमोनिया में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, जैसे नाइट्रोजन युक्त कुछ प्रोटीन पदार्थ हैं, ये नाइट्रोजन युक्त कुछ प्रोटीन पदार्थ हैं,
ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? ये बदलते हैं एमिनो अम्लों में। ठीक है, किस में बदलते हैं बेटा? ये बदलते हैं एमिनो अम्लों में। एमिनो अम्ल जो है किस में बदल जाएंगे? ये बदल जाएंगे आपके अमोनिया में। ठीक है, और अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किस में? नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। अब कह रहा है कि कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिक, तो यहां पर नाइट्रोजन युक्त और प्रोटीन पदार्थ है, ये नाइट्रोजन युक्त अमोनिया में बदल रहे हैं। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इनटू अमोनिया, तो इसका मतलब एमिनो अम्ल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? यहां पर इस अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन तो ये होती है, एक होता है अमोनिफिकेशन, एक होता है अमीनाइजेशन। तो यहां पर अमीनाइजेशन जो होता है ये तो आपके यहां पर आता अमीनाइजेशन, तो यहां पर अमोनिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नाइट्रिफिकेशन है वैसे ही होता अमोनिफिकेशन। तो यहां पर क्या है? 20 का राइट आंसर है। मटर का मार्स किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम में आपके, या मैग्नीज या जिंक? मार्स, सर मैंने फॉर्म भरा था, एग्जाम नहीं लगी। किसकी बात कर रहे हो आरती सैनी जी? तो यहां पर देखो मटर का मार्च स्पॉट किसकी कमी के कारण? तो मार्च स्पॉट किसकी वजह से होगा? तो मैग्नीज की कमी से होता है, ये ध्यान रखना। मार्च स्पॉट मैग्नीज की कमी से होता है। जिंक की वजह से क्या हो जाती है? आपके कुछ पौधों में आपको क्या देखने को मिलेगी? लिटिल लीफ देखने को मिलेगी, पत्तियां छोटी। जैसे आम में भी क्या हो जाती है? पत्तियां छोटी हो जाती है। आम के अलावा कपास में भी पत्तियां छोटी हो जाती है। कपास में मैग्नीज की विषाक्तता जब हो जाती है, तो विषाक्तता होने पर मैग्नीज में क्या हो जाता है? कपास में क्रिंकल लीफ होता है। तो कपास में क्रिंकल लीफ एमएन की टॉक्सिसिटी से होता है बेटा, ये ध्यान रखना। मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से एक समस्या आती है, कौन सी? वो आती है सैंड्रोन। कौन सी आती है? सैंड्रोन, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहना भाई। देखिएगा अच्छा सवाल है, बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितना होता है? द वेट ऑफ 1000 सीड ऑफ बासमती राइस। 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? इसे कहते हैं टेस्ट वेट। यहां देखो, अगर 1000 बीज है तो 1000 बीज जो होते हैं, इन 1000 बीजों को क्या कह देते हैं? इन्हें टेस्ट वेट कहा जाता है। और यहां देखो टेस्ट वेट में अगर आपसे पूछे कि गेहूं का टेस्ट वेट, तो गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है बेटा वो कितना होता है? ये ध्यान रखना, 40 ग्राम या 35 से 40 के बीच की कोई वैल्यू आ जाए तो। गेहूं का एक खरपतवार होता है गेहूंसा, गेहूंसा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। धान का पूछे तो धान का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। और अगर आपसे पूछे बासमती धान या बासमती चावल का, तो बासमती चावल का जो टेस्ट वेट होता है बेटा वो होता है 21 ग्राम। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाजरे का, तो बाजरे का क्या बताओगे? बाजरे का होता है 5 से 7 ग्राम। अगर आपका सरसों का पूछ ले तो सरसों का होता है 3 से 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम। अगर आपसे जौ का पूछ ले तो कितना बताओगे? जौ का 35 से 40 ग्राम, 35 से 40 ग्राम। अगर आपसे पूछ ले ज्वार का, तो ज्वार का 25 से 30 ग्राम। अगर आपसे पूछ ले टमाटर का तो क्या बताओगे? टमाटर का बताना है 3 ग्राम। अगर आपसे पूछ ले तिल और रिजका का, तो तिल और रिजके का कितना बताओगे? 3 से 6 ग्राम के बीच में। अगर आपसे पूछ ले इसके अलावा पूछ ले मूंगफली का, तो मूंगफली की कितनी बताओगे बेटा? 250 ग्राम। कितनी बताओगे? पाव भर बताना है। आपसे पूछ ले सबसे कम टेस्ट वेट किसका होता है? सबसे कम, तो सबसे कम किसका होता है? तंबाकू का होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है,
तो यहां पर क्या हो गया राइट आंसर बासमती चावल। तो 21 ग्राम आपके बासमती चावल का है। अगला सवाल देखो बेटा, ये आ गया ना फ्लिंट कॉर्न। एक और लिख लो, आपके 2025 जून 29 को मक्का का वर्गीकरण क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहां देखो जियामेज सेकेराटा सह से स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जियामेज एवर्टा ऐसे एवर्टा, पॉपकॉर्न जो होता है वो पॉपकॉर्न एवर्टा है। देखिएगा इंडूराटा इसे कहते इंडेंटाटा, और विश्व में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली जियामेज इंडूराटा पूछा है ना, इंडूराटा आपका ये फ्लिंट कॉर्न है भाई, ये फ्लिंट कॉर्न है। और इंडेंटाटा इसे कहते हैं डेंट कॉर्न। क्या कहते हैं? डेंट कॉर्न। और भारत में कौन सी बोई जाती है आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना सी। अब इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लेता भारत में बोई जाने वाली मक्का, ठीक है, आपसे पूछा जाए भारत में बोई जाने वाली मक्का, तो भारत में बोई जाने वाली मक्का कौन सी है? तो भारत में बोई जाती है मेरे भाई फ्लिंट कॉर्न, इंडूराटा। ठीक है, इंडूराटा। इसके साथ ही अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व में कौन सी बोई जाती है? आपको ध्यान रखना इंडेंटाटा, ये ध्यान रखना है आपको, जरूर पढ़ करके जाना। जून 29 को मक्का वर्गीकरण का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा आपको। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, जेड से बीएससी करने का लाभ क्या है? आप एग्रीकल्चर में फ्यूचर बना सकते हैं, उसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है एग्रीकल्चर में। उसके बगैर जेड देना ही होगा अगर आप आगे एग्रीकल्चर से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, अगला देखो आपके स्क्रीन पर, भू परिष्करण का जनक कौन है? लिविंग, जेबी लिविंग। ठीक है, तो जेबी लिविंग को क्या कहते हो? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जनक कहते हैं इसे। आप क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जनक। जेंत्रो टूल को क्या कहते हो? इन्हें कहते हैं आप भू परिष्करण का जनक, भू परिष्करण का जनक। और इसे क्या कहते हो? इसे कहते हो खरपतवार विज्ञान का जनक भी कहते हैं इन्हें आप। आगे देखो आर्थर यंग और E.H. फोकनर। तो फोकनर जिसको कह सकते हैं आप, अगर देखेंगे तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज में रोटोवेटर आता है, रोटोवेटर। ठीक है, तो रोटोवेटर के बारे में आपके इन्होंने बताया था, रोटोवेटर। तो जेंत्रो टूल साहब आपके भू परिष्करण में। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे 29 जून को सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा प्राथमिक भू परिष्करण है? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? आपसे पूछा जा सकता है द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी में अगर कोई शब्द के आगे प्लो लगा हुआ दिखाई दे जाए, ऑल प्लो इज ए प्राइमरी टिलेज। द्वितीयक भू परिष्करण में देखने को मिलेगा, विशेष रूप से ध्यान रखना कौन सा? डिस्क हैरो। याद रखिएगा कल्टीवेटर, याद रखिएगा कल्टीवेटर। ठीक है, रोटोवेटर प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में आएगा। याद रखिएगा सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल यहीं पर आएगा। लेवलर यहीं पर आता है, आपको ध्यान रखना है। तो जेंत्रो टूल राइट आंसर है इसका। अगला देखो, धनिया की फसल की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाले से होने वाली क्षति के लिए सर्वाधिक सुभेद्य है? ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं आपके किसको? केंचुआ को। आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कोरिएंडर क्रॉप इज मोस्ट वल्नरेबल टू फ्रोस्ट डैमेज? 29 को आपका जो पेपर होगा 29 जून को, उसमें बीजीय मसालों की किस्म याद कर लेना। बीजीय मसालों की किस्म अच्छे से याद कर लेना। 4 ही हैं आपके पास, जीरा,
मेथी, सौंफ और धनिया, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। RCR वाली वैरायटी धनिए की है, आपके राजस्थान फेनल सौंफ की है, मेथी की RMT है, जीरे की GC है। अच्छे से देख लेना। बीजों का अंकुरण और उद्भव की अवस्था में पुष्पन और प्रारंभिक बीज निर्माण, तो जब फ्लोवरिंग और बीज निर्माण शुरू हो गया तो इस समय पाले से सबसे ज्यादा हानि होती है। सरोज देवी राय साहब, तो राय साहब पहले एग्जाम दे ले, फिर बाद में हम बात करेंगे कि क्या मेरिट रह सकती है। तो मेरिट की बात पेपर के बाद करेंगे। एक बार इसका जवाब हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा भाई स्पीड से चलेंगे बना। तो आइए फटाफट, मक्का में मादा फूल को क्या कहा जाता है? टेसल। तो ध्यान रखना टेसल क्या होता है, नर फूल होता है, मादा जो होती है वो आपको ध्यान रखना बी राइट है। अगला सवाल, स्थायी मुरझान बिंदु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक क्या है? द इंडिकेटर क्रॉप यूज टू डिटरमाइन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए क्या है सूचक पौधा? सूरजमुखी, और सूरजमुखी बोरोन का सूचक पौधा भी होता है, ये ध्यान रखना। धान किसका है? तो धान जिंक का होता है। सोयाबीन को क्या कहते हैं? गरीब का मांस कहा जाता है, पुअर्स मैन मीट। तो क्या कहते हैं इसे? पुअर्स मैन मीट कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो सी राइट है इसका। अगला देखो बेटा, निम्नलिखित में से माइक्रो हर्बिसाइड है, माइक्रो हर्बिसाइड है, कोलेगो, डाइक्वाट, ब्रोमेसिल और मेटसल्फिरॉन। कोलेगो है, डिवाइन है, ठीक है, एल्गो है, ये सब माइक्रो हर्बिसाइड है, ठीक है। ये बायो हर्बिसाइड है एक प्रकार के। खेत की क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच उपलब्ध जल क्या कहलाता है? द वाटर अवेलेबल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखिएगा मैंने आपको इस बेस पर सवाल पढ़ा दिया था, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा था? जल वर्गीकरण कहा था, ठीक है, जल वर्गीकरण। तो ये ध्यान रखना है आपको। 29 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिला दूंगा आपके, थोड़ा इंतजार करो। तो देखिएगा, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक और अवेलेबल वाटर। फील्ड कैपेसिटी किस पर आती है? फील्ड कैपेसिटी जो आती है 1/3 पर आती है या 2.54 pf वैल्यू पर आती है। और फिर यहाँ से परमानेंट विल्टिंग क्या है? 15 atm है। 15 atm पर कितना होता है? 4.18 होता है। अब इसके बीच जो जल है वो कौन सा होता है? वो उपलब्ध जल होता है, ठीक है, उपलब्ध जल होता है। ये सारी चीज पढ़ाई है मैंने आपको, अच्छे से देख लेना इसको, सारी चीजें पढ़ा रखी है। देखिएगा, खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार के प्रयोग को क्या कहते हैं? द यूज ऑफ वीडिसाइड, द यूज ऑफ वीडिसाइड बिफोर द वीड्स इमर्ज। खरपतवारनाशी का प्रयोग उसके अंकुरण से पहले करना। तो बताइएगा यहां, तो प्री प्लांट प्रयुक्त करते हैं, प्री इमरजेंस उद्भव के बाद, या उपरोक्त सभी? प्री प्लांट एप्लीकेशन नहीं, प्री इमरजेंस एप्लीकेशन कहते हैं उसे। यानी कि वो तो दिया गया लेकिन क्या नहीं किया गया है अभी। तो यहां पर प्री इमरजेंस पीई, तो यहां पर बी राइट आंसर हो गया। प्री प्लांट इन एप्लीकेशन इसे कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो वो बुआई से पहले है। ये प्री इमरजेंस एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखना। तो बी राइट है। अगला देखो, पानी का उपभोग पानी की वह मात्रा है। तो पानी का उपभोग पानी की वह मात्रा है जो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में यूज होती है, वाष्पीकरण और पौधों की उपापचयी क्रियाओं में यूज होती है,
फिर देखिएगा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और पौधों की उपापचयी क्रियाओं में आवश्यक जल, और वाष्पोत्सर्जन और पौधे की उपापचयी क्रियाओं में जल। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पानी का उपभोग यानी वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है सर। केचुए में पाचन, तो आपके सुबह उनकी सुरेश सर की क्लास होगी बायोलॉजी में। मैंने कल भी कहा था कि बायोलॉजी में आपके बायोग्राफी पढ़नी है उसकी। यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, ईटी। तो ईटी के साथ क्या होगा, ईटी के साथ उसकी उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, साथ में ही सॉइल में मॉइस्चर कितना है। तो ईटी, ईटी कहाँ है, ईटी इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, पौधे कितना जल ग्रहण करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो उपापचयी क्रियाओं में अगर आप बात करोगे तो उपापचयी क्रियाओं में पौधे 1% से भी कम जल ग्रहण करते हैं, 1% से भी कम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, SO2, N2O, CO2, CH4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, SO2, N2O, CO2 और CH4 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। VE नहीं होता, इफेक्टिव रेनफॉल IR होता है। देखिएगा सबसे मुख्य गैस होती है CO2, मुख्य गैस CO2 होती है, फिर मीथेन है, फिर आपके N2O, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पर ये नहीं, इसका प्रयोग आप कहाँ पर कर लेते हो, इसका प्रयोग कर लेते हैं आपके उसमें प्रिजर्वेशन में कर लेते हो आप इसका प्रयोग। CO2 पहले स्थान पर आती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नेमेटोड के कारण नहीं होता, गेहूं का जड़ सलन, गेहूं की बाली रोग, जड़ गलन रोग या गेहूं का टुंड्रू रोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय नेमेटोड, नेमेटोड के द्वारा नहीं होती। यहां देखिएगा रूट रोट ऑफ व्हीट जड़ गलन है, ईयर डिजीज, रूट विलेज डिजीज और टुंड्रू रोग। अब यहां पर देखो रूट रोट, एक होता रूट रोट, एक होता रूट नोट। तो यहां पर रूट रोट लिखा है, रूट रोट लिखा है। ईयर डिजीज होती है, फिर देखिएगा टुंड्रू रोग होता है, एक जड़ गलन है। तो जड़ सड़न है और जड़ गलन, जड़ गलन को रूट नोट कहते हैं। जड़ गलन को क्या कहते हैं, रूट नोट। तो ये तो होता है। तो जड़ सड़न जो होती है ये फंगस के द्वारा होती है, ये फंगस से होती है, ठीक है, ये फंगस से होती है। अगला, ये आपके पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच है 3.0, 3500 रुपए का। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम जो आपका बैच है, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 29 जून से 4500 रुपए का। कृषि प्रयोगशाला ऑफलाइन से लाइव है जोधपुर से 4500 रुपए का। अगला देखो, ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का पशुधन निरीक्षक का बैच है 14 जुलाई से चलेगा, 3000 रुपये लाइव फ्रॉम स्टूडियो। और ये पशुधन निरीक्षक का बैच है, ये चलेगा आपके 14 जुलाई से लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ये भी 4500 रुपये का है। यहाँ पर RPVT 2025 क्रेश कोर्स, तो ये कितने का है, 2500 रुपये का। और जेट फाउंडेशन है 2026 का, ये कितने का है, ये 5000 रुपये का। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज है। तो क्लोरोफिल में कौन सा आता है, मैग्नीशियम मुख्य रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा C3 पौधा है। तो 11 मिनट के शो में आपने देखा होगा C3, शीपोर और कैम्प्लांट। तो मक्का, गन्ना और जवार इसको छोड़ दे तो चावल आपका क्या है, C3 है, सेल्फ पोलिनेटेड है और शॉर्ट डे प्लांट है। सभी अनाज किस परिवार के हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑल सीरियल्स बिलोंग, सीरियल्स किसके होते हैं, तो सीरियल्स आपके ग्रेमिनी फैमिली के होते हैं। तो यहाँ पर पोएसी का ही दूसरा नाम है ग्रेमिनी फैमिली, पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली। बीटी कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से होती है कीट की क्षति के खिलाफ, कवक नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होता। कौन सा कीट होता, पिंक बोलवर्म विशेष रूप से। तो बीटी कपास किसके लिए, कीट के प्रति है, यानी कि रेसिस्टेंट अगेंस्ट इंसेक्ट। और इंसेक्ट कौन सा है, तो इंसेक्ट है बेटा पिंक बोलवर्म। कौन सा है, पिंक बोलवर्म, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल द्वारा मृदा में चक्रित होता है, वायुमंडल द्वारा।
तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, सूक्ष्म जीवों के द्वारा फिक्सेशन किया जाता है, पौधे ग्रहण कर लेते हैं इसे, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता? बैक्टीरिया, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, कवक। तो देखिएगा, बैक्टीरिया में आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का आप प्रयोग करते हैं। एल्गी आपको पता ही है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, बायो फर्टिलाइजर है, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फंगस का प्रयोग बायो फर्टिलाइजर में आपको, जिसको कह सकते हैं, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में, तो यहां पर प्रयोग नहीं किया जाता। तो फंगस का प्रयोग वैसे तो अगर देखा जाए तो आपको दिख जाएगा, कौन से में दिख जाएगा? वेम, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, क्या है? एक फंगस है वेम। बैक्टीरिया में तो आपका आते ही बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आपसे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा यूज क्या होते, तो बैक्टीरिया ही तो होते हैं। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, बैक्टीरियाओं को दो भागों में बांटा था 2-3 दिन पहले, एक बताया था मैंने सिम्बायोटिक और एक बताया था नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है, बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, फंगस के लिए एसिड सोइल अच्छी होती है, जालोरी गेट के पास है माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, वेम, बिल्कुल आपका अनुपम जी। अट्ठाईस जून वाली क्लास, 28 जून को मेरी रात को 1-2 बजे तक क्लास होगी, उसमें मैं डाटा भी करवाऊंगा राजस्थान के आपको। आइएगा, डेयरी उद्योग में दूध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली पृथक्करण तकनीक में सबसे उपयुक्त है? नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन द डेयरी इंडस्ट्री? बताइएगा, डेयरी इंडस्ट्री में बताओ भाई। अरे गणोई का आया है पुलिस वाला मोटिवेशन, गणई है, थोड़ा सा लेवल इसका अलग था वैसे। डेयरी उद्योग में दूध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली पृथक्करण उपयोग में ली जाती है? O2 थोड़ी है उसमें शर्मा जी, O2 थोड़ी है उसमें, CO2 लिखा है यार बेटा, वहां पर O2 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। O2 है क्या वहां पर? इसमें देखो O2 नहीं है, अगर O2 होता तो हम कर देते, और अगर O2 पेपर में छपा हुआ था तो फिर हमारे कंटेंट वालों ने C एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये बात मैं मान सकता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ, पूर्ण रूप से एग्री करता हूँ, धाप करके। तो यहाँ पर क्या है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये ध्यान रखना। और अंतिम कड़ी में 2022 का पेपर है, फटाफट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी वीट है? ट्रिटिकम एस्टियम, इसे आप क्या कहते हो? ब्रेड वीट कहते हैं, ब्रेड वीट आएगा पेपर में। ट्रिटिकम डाइकोकम, इसे आप क्या कहते हैं? डाइकोकम को मैक्रोनी वीट कहते हैं, इसे ड्यूरम वीट भी कह देते हैं। ट्रिटिकम वल्गेर ब्रेड वीट है। ओए होए, डाइकोकम पूछा है भाई। हाँ, डाइकोकम इसे कहते हैं इमर वीट, इसे कहते हैं इमर वीट। और वल्गेर को क्या कहते हैं? ब्रेड वीट। और ये रहा ड्यूरम, आपका राइट आंसर है भाई, ठीक है, ड्यूरम आपका राइट आंसर है। इसे आप मैक्सिकन वीट भी कहते हो, ट्रिटिकम एस्टियम, इसे मैक्सिकन वीट भी कहते हो, मैक्सिकन, तो इसे मैक्सिकन वीट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 28 क्रोमोसोम है। राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला, तो एक तो जीरा और जीरे के बाद में धनिया, जीरा और धनिया। तो राजस्थान की 2 बीज मसाला जीरा और धनिया, ठीक है। अगला देखो, धान क्या है? तो धान भाई देखो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना, धान सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, बिल्कुल सही है धान।
अक्सर स्वपरागित में ओप्टन, जो आपके ओप्टन नहीं है, क्रॉस पोलेनेटेड ओप्टन में जवार आती है। ठीक है, अगला देखो, मृदा में जल के नीचे की ओर गति को क्या कहते हैं? मृदा में जल, ध्यान रखना क्या कह रहा है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सोइल। तो वाटर जो डाउनवर्ड हो रहा है वो परकोलेशन है, लीचिंग होता तो डाउनवर्ड है, प्लस इसमें लवण भी होते हैं। इनफिल्ट्रेशन में सिर्फ पानी का क्या होता है, प्रवेश करना, ओनली फॉर क्या होता है, एंटर ऑफ वाटर। कई बार बताया है। पुरानी पत्तियों का अंतःशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो इंटरवेनल क्लोरोसिस, वो भी पुरानी पत्तियों में, तो पुरानी पत्तियों में मैग्नीशियम से होता है। अगला देखो, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। रेडिएटा नहीं, विग्ना मूंगो। मूंगो मूंग का नहीं होता, उड़द का होता है। केजनस केजान अरहर का है, विग्ना अंजुकुलाटा, और एक होता है आपके अकोंटिफोलिया। तो अंजुकुलाटा है, अकोंटिफोलिया नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस फसल को गरीब का भोजन कहते हैं? तो गरीब का भोजन पुअर्स मैन ब्रेड, पुअर्स मैन फूड। तो पुअर्स मैन फूड किसे कहते हैं? फूड ऑफ द पुअर किसे कहते हैं? बाजरे को कहते हैं। जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? निपिंग, टॉपिंग, रेटिंग और क्यूरिंग। जूट का पूछा है तो निपिंग चने में होती है, टॉपिंग तंबाकू में होती है, तंबाकू में रेटिंग और क्यूरिंग। तो रेटिंग जो होता है, रेटिंग और स्ट्रिपिंग। रेटिंग 52 में नाइट्रोजन होगा, हो सकता है भाई। पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस है, तो पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन की वजह से मरे ही नहीं होगा ना, मर जाएंगे ना तो भी नाइट्रोजन की वजह से नहीं होगा। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। ठीक है, तो आप तो आंख मीच करके मैग्नीशियम कर लो ना। दो प्रक्रिया होती है, एक रेटिंग और स्ट्रिपिंग। तो रेटिंग प्रक्रिया सही है, रेशे को गलाना। तो रेशे को यहां पर गलाया जाता है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखिएगा, यहां पर आप अगर देखेंगे तो एजेटोबैक्टर जो होता है वो क्या है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक है, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया फंगस है। मैंने आपको बताया है पहले, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, डॉक्टर सुमित कड़वा जी, नमस्ते सर। नमस्ते सुमित जी, नमस्ते। आइएगा, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। एग्जाम कब होगा सुपरवाइजर का? 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में 2026 में कृषि पर्यवेक्षक के पेपर का आयोजन किया जाएगा। यहां देखो, एजेटोबैक्टर क्या है? तो एजेटोबैक्टर ध्यान रखना, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि एजेटोबैक्टर एक जीवाणु होता है। साथ में ही ये आपको मैं बता देता हूं कि ये जीवाणु कैसा होता है, असहजीवी है। साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि ये O2 की उपस्थिति में काम करता है। ठीक है, क्या करता है? O2 की उपस्थिति में काम करता है। यहां देखो, O2 की उपस्थिति में क्या है? सिम्बायोटिक नहीं है, सिम्बायोटिक नहीं है और फंगस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां अगर देखोगे तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला देखो, ओस मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर एक प्रकार से हाइग्रोमीटर ही है। साइक्रोमीटर क्या है? एक प्रकार से हाइग्रोमीटर है। वेट बल्ब थर्मोमीटर क्या मापता है? वायुमंडल की शुष्कता को मापता है। और यहां देखो, ड्रोसोमीटर क्या करता है? ड्यू को मापता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके। ये पायरो नहीं होता, ये पीजोमीटर होता है। तो सी राइट है। अगला देखो, अधिकतम जल उपयोग दक्षता की प्राप्ति की जा सकती है, मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी, तो जेट इरिगेशन से, स्प्रिंकलर से, ड्रिप से या फर्रो से। तो मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी किससे होती है? ड्रिप इरिगेशन से 90 to 95% तक होती है। तो ड्रिप इरिगेशन में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? सी इसका राइट आंसर दिखाई देगा। ठीक है, आइएगा फटाफट, डॉक्टर सुमित चौधरी सर अपना इंतजार कर रहे हैं। अब निम्नलिखित में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकने में किया जाता है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस देखी जाती है। इथाइल इन फलों को पकाता है। एब्सेसिक क्या होता है? तो एंटी जिब्रेलिन होता है। ये एंटी जिब्रेलिन होता है।
ये ध्यान रखना। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो सेल डिवीजन करता है, ये ध्यान रखना, सेल डिवीजन। तो इथाइलिन कर लीजिएगा यहां पर आपके बी। अगला देखो सवाल, उड़द और मूंग द्वारा मिट्टी में कितने केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्सेशन? 20 से 25, 50, 55, 75, 80, 100, 110। कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा बताइएगा। बताओ भाई। कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? सबसे देखो, अब यहां पर दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर ये सवाल नहीं भी आता तो तुक्का लगाना हो तो क्या करें? 100 से 110 तो नहीं कर सकता मूंग और उड़द, क्योंकि सनई हम सबसे ज्यादा अच्छी देखते हैं। सनई सनई कितना करता है? 90 से 95। हम ढेंचा देखते हैं तो ढेंचा कितना है? 60 से 80। तो बच गया बस यही तो है, 50 से 55 के आसपास, ज्यादातर यहीं पर आ जाता है। अगला देखो, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? राइजोबियम फेजुलाई किस में आता है? फेजुलाई राजमे में आता है, लेकिन फिर भी राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, और इसलिए राजमा में नाइट्रोजन की मात्रा 100 से 120 केजी ली जाती है। राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, ठीक है। क्या है? राजमा एन स्थिरीकरण नहीं करता, ठीक है, एन स्थिरीकरण नहीं करता है। राजमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर बरसीम, इसे हरे चारों का राजा कहते हैं, ट्राइफोलाई आपको दिखाई देगा। अगला देखो, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है वर्षा का जल किससे? रेनगेज से। सापेक्षिक आर्द्रता, तो आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। राम राम नीरज जी। अगला देखो, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। चने की फल मक्खी, ये सॉरी चने का फल छेदक कीट हेलिकवर्पा आर्मी जरा। अगला देखो, AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो भाई पता नहीं ये क्या प्राप्त होता है, ठीक है। सुमित जी अपने क्लास में नहीं है, नहीं तो सुमित जी पढ़ा देते। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स, ये मेरा नहीं है भाई, ये रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है। तो ये आपके जिसको कह सकते हैं यतेंद्र सर, ठीक है, ये यतेंद्र सर देखेंगे इसको। बाकी आप होशियार है केमिस्ट्री में। जब चूने को पानी में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ये अपना नहीं है भैया ना, चूने को पानी में क्यों डालें अपन? यदि मिट्टी का पीएच, ये अपना है, यदि मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक बढ़ जाता है तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा? पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाएगा, मृदा सोइल कंटामिनेशन हो जाएगा, मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी। तो पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा? अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा? होगा ही नहीं। ठीक है। सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है पानी का लीकेज होना नहरी क्षेत्रों में। जैसे ये क्या है? ये नहर है, अब इस नहर में पानी चल रहा है आपके, तो आप देखेंगे इस नहर के आसपास क्या आ जाती है? सीलन आ जाती है। तो ये जो नहर के आसपास वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको कहते हैं सीपेज। उसको क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं सीपेज, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसे कह देते हैं सीपेज। नहर के आसपास सीपेज की वजह से किसकी समस्या हो जाती है? सेम की समस्या हो जाती है। सर मैं एमपी का हूं, पेपर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक गैर विस्तारित मिट्टी खनिज है? गैर विस्तारित। राम राम रोहित खुड़िया जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एक्सपेंडेड क्ले मिनरल? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दे, शेयर नहीं किया है शेयर कर दो। सीट में 399 आ रहे हैं, क्या कॉलेज मिल जाएगी आपको? तो केओलिनाइट क्या है? तो केओलिनाइट का 1:1 का होता है
और इसकी CEC सबसे मिनिमम होती है। CEC क्या होती है? इसकी मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें थोड़ा सा देख लो आपके कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का क्रम, तो केओलिनाइट का सबसे कम होता है केओलिनाइट। केओलिनाइट के बाद होता है आपके इलाइट, इलाइट के बाद में होता है मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट के बाद में क्या होता है? वर्मिकुलाइट, और वर्मी के बाद में कौन सा होता है? ह्यूमस। तो यहाँ पर नॉन एक्सपेंडेड इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट। तो इलाइट क्या होता है? इलाइट 2:1 का है, लेकिन क्या नहीं करता? गैर विस्तारित। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एक्सपेंडेड क्ले? तो कौन सा है? इलाइट होता है। ठीक है। वर्मिकुलाइट जिसको कह सकते हैं क्या होता है? विस्तारित होता है लेकिन कम। केओलिनाइट को छोड़ करके 2:1 बिल्कुल। तो यहां पर इसमें इलाइट कर लो बी। अगला देखो, क्षार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है मिट्टी के निक्षालन से। चूने के पत्थर का उपयोग मिट्टी के संशोधन के रूप में करना, जिप्सम को मृदा संशोधन के रूप में प्रयोग करना, या जल निकासी के द्वारा। राम राम आलोक जी। तो एल्केली सोइल को किससे प्राप्त किया जा सकता है? यूजिंग लाइमस्टोन एंड सोइल अमेंडमेंट। तो थोड़ा सा शब्द की लैंग्वेज को बदला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच कब से स्टार्ट होंगे? तो ऑफलाइन आपके होंगे, अभी शीघ्र ही जयपुर में आपके सेमिनार होने वाली है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जयपुर में शीघ्र ही सेमिनार होने वाली है, तो आप सभी वहां आएंगे, तब अपन सब चर्चा करेंगे, मिलेंगे आपके साथ। तो देखिएगा, निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी में उच्चतम बायोमास देता है? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक या शैवाल? सोइल में बायोमास किसका है सबसे ज्यादा? नमस्ते पाइका, राम राम। तो बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स द हाईएस्ट बायोमास? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगस और एल्गी। बायोमास कौन देता है सबसे ज्यादा? बायोमास सबसे ज्यादा कौन देता है? बहुत प्यारा सवाल है। बायोमास सबसे ज्यादा कौन देता है? तो बायोमास एक देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये। देखो यहां पर बैक्टीरिया, ये मृदा में क्या होती है? इनकी संख्या अधिक होती है मृदा में। क्या होती है? संख्या अधिक। वर्षा, सुगंध इसी की वजह से। और फंगस जो है इनका भार ज्यादा होता है। तो भार ज्यादा तो बायोमास भी ज्यादा, भार ज्यादा तो बायोमास भी ज्यादा। राम राम राहुल मेघवाल जी। एक ऐसी मिट्टी जिसका pH 8.5 से कम है, लवणीय है, ESP 15 से कम है, ESP ज्यादा है, तो बस कहते ही समझ में आ गया। फिर आएगा पेपर में, जेट में सर कितने नंबर लाने पर कॉलेज मिल जाएगी? 0। जेट में 0 नंबर लाने पर कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, जेट में 0 नंबर लाने पर कॉलेज मिल जाएगी। यानी कि एग्जाम हॉल में जाकर के आपको सिर्फ भर करके आना है। मंजू शर्मा जी बताओ क्या है? ठीक है, और इस 0 नंबर पर आपको एक ऐसी डिग्री मिलेगी जिसकी कीमत इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि गर्मियों में आप क्या नहीं कर सकते? गर्मियों में हवा नहीं डाल सकते उससे, गर्मियों में हवा नहीं डाल सकते, और सर्दियों में से आप तप नहीं सकते, सर्दियों में आप तप नहीं सकते। इतनी डिग्री मिलेगी, इतनी जबरदस्त वाली। ठीक है, गर्मियों में हवा नहीं डाल सकते, सर्दियों में तप नहीं सकते, तो आपको 0 नंबर पर भी मिलेगी जेट के माध्यम से कॉलेज। ठीक है, आइएगा, कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता पैदा करता है? अमोनियम, सोडियम, अमोनियम। तो अमोनियम शब्द लगते ही क्या हो गया? मृदा में अम्लता आ गई। ठीक है, SKN कितने पर मिलेगी? 300, 290 प्लस। सर मैं MP का हूं, पेपर हो जाएगा क्या? पेपर हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप कितना लंबा करना चाहते हो उतना हो जाएगा। ठीक है, अब पेपर को कैसा करना है ये आप बताओ। 2021 आज के हमारे सेशन का विषय ही नहीं था। 2022, 23 और 24 हमारे सेशन के विषय थे। EWS का कट ऑफ क्या रहेगा जेट में?
तो आनंद सिंह जी एक बार पेपर दे ले 29 जून को, और इस यूट्यूब चैनल पर, उत्कर्ष के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, और विशेष रूप से जीएल चौधरी सर तो एक ही चीज़ की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की 5 यूनिवर्सिटी के अलावा कॉलेज की भी बात नहीं करते। ठीक है, 339 में आपको मिल जाएगा हमा जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये मैं बता सकता हूं 5 यूनिवर्सिटी, राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी है, राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालय के जो मेन कैंपस है उनमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको नंबर चाहिए विदाउट पेमेंट सीट। इस बार शायद हो सकता है थोड़ी कम रह जाए, लेकिन 260 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, पेमेंट सीट पर 210 या 200 नंबर तक हो जाएगा। पूजा जी, आप नए विद्यार्थियों, स्वागत हो, राम राम, आपका अभिनंदन और स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। धन्यवाद राहुल मेघवाल जी। 500 सीईटी में हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा हो जाएगा। आरसीए के कितने लिए नंबर चाहिए? आरसीए में 300, आरसीए में 300। राम राम जेपी थोई जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन हमारा अच्छा रहा होगा और आपके होने वाले एग्जाम में ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अब मेरे ठीक बाद में आपके जाने माने, आपके चिर परिचित प्यारे गुरुजन डॉक्टर सुमित चौधरी सर आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं तैयार रहें अगली क्लास के लिए। क्लास को, सुमित सर की जो क्लास है उसको एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुमित चौधरी सर जो अपनी क्लास लेकर के आएंगे उसमें समा बांध देंगे, तो क्लास को मिस नहीं करना है। सभी विद्यार्थी जुड़े रहें डॉक्टर सुमित चौधरी सर की क्लास में। तो वेलकम है सुमित चौधरी सर आपका, आपकी अपनी क्लास में। आप विद्यार्थियों के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाल रहे हैं। मैं विद्यार्थी जो उत्कर्ष परिवार के हैं, जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका आभार और अभिनंदन करता हूं कि आप अपने इस बेशकीमती समय में से विद्यार्थियों के लिए इतना समय निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर सुमित सर का एक बार सभी विद्यार्थी स्वागत और अभिनंदन कर दीजिएगा। बस आपके बीच में हाजिर होने ही वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, एक पानी पी करके आना है और पानी पीते ही आपको जो है अवेलेबल रहेंगे डॉक्टर सुमित चौधरी सर। तो वो लेंगे आपके बीच में एनिमल हस्बेंड्री की। तो आप सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।